ओके स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक और लेक्चर पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ जीनियस नोन एज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का पूरा नाम लॉर्ड रदरफोर्ड था एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड जो है इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग डिस्कवरी। और ये डिस्कवरी जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी, यू कैन से दैट कि ये 1907 के राउंड अबाउट हुई थी इन इंग्लैंड एंड ही वाज अ रियली अ ग्रेट मेंबर ऑफ इंग्लैंड रॉयल सोसाइटी एट दैट टाइम। तो रदरफोर्ड ने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किया रिलेटेड गोल्ड फॉयल। वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसने कैसे किया। ही जस्ट टेक अ गोल्ड फॉयल आप कह लें कि एक सोने का एक वर्क होता है। जैसे आपने कभी मिठाई के ऊपर वर्क देखा हो, मोतीचूर के लड्डुओं पे होता है वो वर्क, राइट? तो उसकी आप थिकनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बारीक सा होता है। तो हिसाब लगाएं कि ये जो गोल्ड फॉयल था जो रदरफोर्ड ने लिया था वो उससे भी बहुत ज़्यादा बारीक था, राउंड अबाउट 0.00004 सेंटीमीटर, राइट? So I just really think कि मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। So 0.0004 सेंटीमीटर। और इसमें अब उसने क्या किया था, ही जस्ट टोक अ ब्लॉक और उस ब्लॉक में उसने जो है यू कैन से दैट कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया। जैसे इन प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बताया था, राइट? तो यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है, लेट्स से दैट कि ये रेडियम भी हो सकता है और पोलोनियम भी हो सकता है। मीन टू से मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स को निकाल सकता है। सो उन अल्फा पार्टिकल्स को जब यहाँ से निकाला गया, राइट, विच आर हीलियम न्यूक्लियाई, दे वर मूविंग। यहाँ पे एक स्लिट लगाया गया जो अल्फा पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन देगा। तो फिर अब ये अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से मूव करेंगे, यानी गोल्ड फॉयल में से मूव करेंगे, तो दे विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब कभी अल्फा पार्टिकल्स दे जस्ट रियली स्ट्राइक द सेंटर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फॉयल, तो उसने देखा कि कुछ जो है वो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसने नोटिस कैसे किया? ये उसने नोटिस ऐसे किया कि उसने इस गोल्ड फॉयल के इर्द गिर्द एक यू कैन से दैट की दीवार खड़ी कर दी, राइट? और उसके ऊपर उसने जिंक सल्फाइड का पेंट कर दिया, या लेट्स से दैट के फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी। दोनों फोटोग्राफिक फिल्म हो या फिर जिंक सल्फाइड का पेंट हो, दोनों जो है यू कैन से दैट के यूज़ हो सकते हैं अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए। जैसे आपको रात को आसमान पे सितारे नज़र आते हैं चमकते हुए, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल जब अगर जिंक सल्फाइड की दीवार पर टकराएंगे तो चमकते हुए एक सितारा नुमा स्ट्रक्चर सा आपको नज़र आएगा या स्पार्क सा नज़र आएगा। तो ऐसा ही हो रहा था। तो यू कैन से दैट के कुछ पार्टिकल ज़्यादातर तो जो हैं लेट्स से दैट के 20,000 हैं, तो 20,000 में से कोई 19,000 तो सीधे ही गुजर रहे थे विदाउट डिफ्लेक्शन। लेकिन चंद एक वेरी फ्यू जो थे, दे वर डिफ्लेक्टिंग एट डिफरेंट एंगल्स, राइट? दे वर डिफ्लेक्टिंग एट डिफरेंट एंगल्स। मीन टू से अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव हैं, और जो गोल्ड फॉयल का सेंटर था, लेट्स से दैट कोई एटम था उसमें और उसमें सेंटर था, ही वाज वंडरिंग दैट वो भी पॉजिटिवली चार्ज था। तो यू नो दैट पॉजिटिव जो है वो रिपेल करते हैं, राइट? दे रिपेल, दे डोंट रियली अट्रैक्ट। तो इस तरीके से जो है वो रिपल्शन हो रही थी। लेकिन रदरफोर्ड के दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही थी कि ज़्यादातर पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन निकाला कि भी ज़्यादातर जगह लगता है एटम में खाली है। क्योंकि अगर ज़्यादातर जगह खाली होगी तभी तो अल्फा पार्टिकल ज़्यादातर सीधे गुजर सकेंगे, और न्यूक्लियस जो है वो शायद उसने बहुत थोड़ी सी जगह एटम में ली है। सो दैट्स वाई थोड़े से पार्टिकल जो हैं दे आर डिफ्लेक्टिंग। तो दैट वाज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने पहले कुछ स्टूडेंट्स को भी दिया। आई थिंक आपने समरफील्ड का नाम सुना होगा। तो समरफील्ड रियली डू दैट, बट वो इन डिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व ना कर सका। तो फिर 1907 में रदरफोर्ड ने इनको ऑब्जर्व करके ये प्रूव किया कि नो, देयर आर सम डिफ्लेक्शंस एंड व्हाई दीज डिफ्लेक्शंस आर हैपनिंग। तो इसका जवाब उसने इसी में दिया कि देयर इज़ समथिंग लाइक वेरी डेंस हार्ड थिंग इनसाइड द एटम, और उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। सो दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मीन टू से कि इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। सो यू कैन से दैट कि जब उसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया तो ही रियली डिस्कवर्ड अ न्यू थिंग विच इज़ न्यूक्लियस।
उससे पहले रदरफोर्ड ने जो है अपना मॉडल दिया हुआ था, अगर आपको याद हो, प्लम पुडिंग मॉडल, राइट, एंड दैट डोंट रियली एक्सप्लेन्स एनीथिंग लाइक कि इसमें कोई न्यूक्लियस होता है, सेंटर्ड होता है, इसमें बस पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स की प्रेजेंस का बताया गया था, एंड द मॉडल वाज नेम्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। सो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आती है। अब रदरफोर्ड अपने डिस्कवर्ड किए हुए न्यूक्लियस वाले एटम को स्ट्रक्चर देने जा रहा था, और ये स्ट्रक्चर उसने रिप्रेजेंट किया रॉयल सोसाइटी में इन 1911, राइट। तो इन 1911 जब इसने इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया तो वो उसने कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया कि देयर इज अ न्यूक्लियस, right, and there is a nucleus and there is electron, or electron being a negatively charged body will rotate around the nucleus, लेकिन ये rotation circular नहीं होगी, that will really you can say that kind of circulation जो कि nucleus के करीब जाती जाएगी, right, और न्यूक्लियस के करीब जाते जाते a time will come के it will dip inside the nucleus, यानी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन की वजह से उसने न्यूक्लियस में डिप करवा दिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स उसने जो है वो डिप करवाए न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में, इसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि ये बिलीवर था क्लार्क मैक्सवेल का। क्लार्क मैक्सवेल अपने ज़माने का एक बेहतरीन फिजिसिस्ट था, और इसने एक थ्योरी दी होगी, शायद आपने पढ़ी हो, क्लासिकल थ्योरी, राइट, क्लासिकल थ्योरी, उसका नाम है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अपने ज़माने की बड़ी मशहूर थ्योरी थी। इन 1860s 70s 80s तक, आई थिंक सो, दैट वाज द मेजर थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो रदरफोर्ड ने क्लार्क मैक्सवेल को बिलीव किया, और उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बेस पर ये मॉडल साइंटिफिक सोसाइटी में रखा कि भाई एटम जो है वो एक प्लैनेट की तरह होता है, जैसे अर्थ सन के गिर्द रोटेट करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है, लेकिन उसका ये पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यू कैन से दैट कि न्यूक्लियस में डिप कर जाता है। तो फिर डेफिनेटली आने वाले वक्त में लोगों ने इसको सराहा नहीं, क्योंकि वो एटम को तबाह कर रहा था, ही वॉज कोलैप्सिंग द एटम। तो इस तरह फिर ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस या कंपाउंड्स की या इस पूरे अर्थ की एग्जिस्टेंस या सोलर सिस्टम की एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, ये यू कैन से दैट कि इस तरह के क्वेश्चंस रेज हुए बहुत ज़्यादा। और फिर डिफेक्ट्स भी जो है एक टॉपिक है इसका, रदरफोर्ड के टॉपिक के एंड पे हम बात कर सकते हैं जिसके बारे में, कि इसमें जो है यू कैन से दैट कि आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज, तो डिफेक्ट्स में उसने ये किया कि लेट्स से दैट कि उसने एटम को अपने कोलैप्स कर दिया, राइट, दैट इज़ अ बिगर डिफेक्ट, कि एटम जो है वो क्या हो रहा है, कोलैप्स, राइट, दैट इज़ अ बिग डिफेक्ट। और इसके अलावा जो एक और डिफेक्ट ये था कि ही वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी विद कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है? अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये है कि इफ यू जस्ट रियली थिंक दैट कि जो इलेक्ट्रॉन जब वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करेगा तो वो रेडिएशंस रेडिएट करेगा, राइट, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, लेकिन ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ये कॉन्टिन्यूसली रेडिएट हो रही है, यानी कि ये कंटिन्यूसली रेडिएट होती जा रही है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाता जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ऐसा आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में आपको प्रूव भी करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करता है। सो यू कैन से दैट कि ये भी एक डिफेक्ट था, राइट। सो आई रियली होप कि आपको कुछ पता लगा होगा कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में हमें बहुत सा कुछ बताने की कोशिश की है, जिसमें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, फिर उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर डिफेक्ट्स, एंड दिस वाज द टॉपिक। आई रियली होप आपको कुछ समझ में आया होगा।